आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं जो कि फॉरेन जो लॉ फॉर्म्स है, फॉरेन के जो एडवोकेट है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग है। उनको बैन किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। एक बीसीआई के जो नोटिफिकेशन था उसको चैलेंज किया गया था, जिसमें जो 2023 में बीसीआई जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जो फॉरेन फॉर्म और फॉरेन जो एडवोकेट है उनके उनका प्रैक्टिस को लेकर था कि इंडिया में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको अनुमति दे दी गई थी। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से है, एक नोटिफिकेशन निकाल के इन्होंने 2023 में कर दिया था। बट उसी को उसी जो नोटिफिकेशन था उसी को चुनौती देते हुए कुछ पिटिशनर थे जो कि बीसीडी के एडवोकेट थे। उन्होंने एक याचिका दायर की उसी नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए, और उसी नोटिफिकेशन का जो है वो जजमेंट आया। उसके बाद जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक नया अपना प्रेस रिलीज की 21, जो यहाँ डेट मेंशन है 21/10/2025 को, जिसमें सारी बातें इन्होंने क्लियर किया और प्रतिबंध लगाया, बैन लगाया फॉरेन लॉ फॉर्म पे, उनके प्रैक्टिस पे कि इंडिया में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग सारे डिटेल्स को हम अच्छे से देखेंगे और उसके नोटिफिकेशन को भी हम रीड करेंगे। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन है, प्रेस रिलीज डेट 21/10/2025। इसको अच्छे से पढ़ते हैं, पॉइंट्स को क्या रेज किया गया, सबमिशन क्या पॉइंट्स बोला गया, उसके पीछे का लॉजिक क्या दिया गया, सारे पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। In view of the statement made on behalf of the Bar Council of India before the Honorable High Court of Delhi on 21/8/2025 in writ petition civil number 12656/2025 title Atul Sharma versus Bar Council of India and Others. The press release dated 5 August 2025 stand withdrawn and is hereby submitted by the following press release to bring to the attention of all legal practitioners, law firm, both Indian and foreign, clients and members of the public, the instance of unauthorized, unregistered and impermissible collaboration or combination between Indian law firm advocate and foreign law firm advocate। तो उसके रिगार्डिंग है, ये रेट पिटिशन सिविल है जिसके तहत ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा इसमें फैसला आया था। उसके बाद ये है, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज नोटेड विथ ग्रेव कंसर्न दैट सर्टेन फॉरेन लॉ फॉर्म एडवोकेट एंटिटीज इन एसोसिएशन विथ, जो एसोसिएशन करके ये जो फॉरेन लॉ फॉर्म है, फॉरेन एडवोकेट्स है या फॉरेन एंटिटी है, उनका जो एसोसिएशन है वो क्या करता है कि अपने अपने भारत के लॉ फॉर्म से एसोसिएट करके उनसे जोड़ के विथ इंडियन लॉ फॉर्म एडवोकेट्स आर प्रेजेंटिंग देमसेल्फ, और प्रेजेंट करते हैं अपने आप को एज अन यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड ग्लोबल लीगल सर्विस प्लेटफॉर्म। These combinations are often structured through Swiss variants, strategic alliance, exclusive referral models, or joint branding initiatives, and are publicly promoted under combined identities. These portrays to client and the public at large a de facto integrated legal practitioner across jurisdiction, including within India. The Bar Council of India rules for registration and regulation of foreign lawyer and foreign law firm in India 2023 as amended in 2025 lay down the prerequisites, procedural formalities and substantive requirements for any Indian foreign law firm collaboration. The rules require registration, disclosure, governance and ethical compliance. Entities functioning as Indian foreign law forms as defined under Rule 2 are required to be registered before they commence any activity that could be interpreted as a practice of law. Any arrangement that create a joint platform use of unified brand involves co-branding of legal service or result in shared client servicing in violation and in consonance with the rules and or without registration for permissible practice shall be deemed to be contravention of the rules। ये बताया गया है कि इस रूल के तहत उनको जो फॉरेन लॉ फॉर्म थे उनको अनुमति दी गई थी, वो किस तरह से कोलैब करके अपना फॉर्म को चलाते थे और भारत में प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ए के बालाजी एंड अदर्स, ये 2018 5 एसएससी 379 reaffirmed that foreign law firms cannot do indirectly what they cannot do directly। इसमें केस लॉ में भी कहा गया था कि जो फॉरेन लॉ फॉर्म है कैन नॉट डू इनडायरेक्टली दैट दे कैन नॉट डू डायरेक्टली, जो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं अगर वो डायरेक्टली जो चीज़ के लिए उनको मना किया गया है। जो कलरेबल रजिस्ट्रेशन का भी एक ये पार्ट्स है। द कोर्ट एक्सप्लेन दैट द एक्सप्रेशन
practice of law extend for beyond courtroom advocacy. It includes giving legal advice, drafting contract, participating in negotiation, preparing documents, and all connected service. The court held that in determining what amount to practice of law, the principle of pith and substance applies. The true nature of the activity is decisive, not its form of terminology. Whether the structure is Swiss Verni an inclusive referral mode of consultancy or a network, if in substance the activity amount to legal practice in India or from India, it falls with the scope of the Advocate Act 1961 and the regulatory jurisdiction of the Bar Council of India. देन आफ्टर इसमें कहा गया कि अ फॉरेन लॉ फॉर्म और ग्रुप ऑफ फॉर्म में ओनली प्रैक्टिस फॉरेन लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ इन नॉन लिटिगियस मैटर इन इंडिया आफ्टर रजिस्ट्रेशन अंडर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स इट कैन नॉट प्रैक्टिस इंडियन लॉ इन एनी फॉर्म इन इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस लाइन में कहा गया पूरे मुझे लग रहा है जैसे कि पूरे नोटिफिकेशन का इसमें क्रक्स यही है कि अ फॉरेन लॉ फॉर्म और ग्रुप ऑफ ए फॉर्म में ओनली प्रैक्टिस वो जो फॉरेन लॉ फॉर्म है या जो ग्रुप ऑफ फॉर्म है जो फॉरेन्स के हैं वो सिर्फ ओनली प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉरेन लॉ पे या इंटरनेशनल लॉ पे या जो कि इन नॉन लिटिगियस मैटर इन इंडिया सिर्फ इसी इसी पॉइंट पे ये बात कर सकते हैं और वो भी रजिस्ट्रेशन के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बताने के बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन एट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स इट कैन नॉट यहाँ से देखिए क्लियर लिखा हुआ इट कैन नॉट प्रैक्टिस इंडियन लॉ इस जजमेंट में कहा गया था इट कैन नॉट प्रैक्टिस इंडियन लॉ ये इंडियन लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं इट कैन नॉट प्रैक्टिस इंडियन लॉ इन एनी फॉर्म इन इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायरेक्टली तरह से और या इनडायरेक्टली तरह से इट कैन नॉट अंडर इट्स हेड और brand practice Indian law in any form, even though the work is executed by an Indian firm acting under the name. It cannot appear in the court or tribunal, nor can it draft or advise on Indian law transaction. केस लॉ में क्लियर कहा गया था इस पॉइंट के बारे में in terms of the Gazette notification dated 13 May 2025 and the Bar Council of India rules for registration and regulation of foreign lawyer and foreign law firm in India 2022 as amended in 2025, it is expressly qualified that foreign lawyers and foreign law firm are prohibited from appearing before any court, tribunal or other statutory or quasi-judicial authority in India or before any authority legal competent to take evidence on oath. The provision follow from the definition of practice of law under the Advocate Act 1961 and the judgment of the Honorable Supreme Court, including Bar Council of India versus A.K. Gopalan Balaji and others 2018. ये 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें क्लियर कहा गया था कि फॉरेन लॉ फॉर्म फॉरेन लॉयर जो है वो भारत के कानून व्यवस्था में दखल अंदाजी नहीं करेंगे For abundant clarity, arbitral tribunal, through not bound to apply the Indian Evidence Act 1872, are nevertheless authorized legally competent where they so choose to take evidence on oath under Section 19(3) of the Arbitration and Conciliation Act 1966. Accordingly, when an arbitral tribunal seated in India elect to receive or record evidence on oath, the provision under the Gazette notification and the Bar Council rules naturally extend to such proceeding. This position has also been reformed through Bar Council clarification to parties whether it was emphasized that cross-examination argument of Indian issues constitute advocacy and are reserved exclusively for advocate enrolled under the Advocate Act 1961. बट जो आर्बिट्रेशन वाले पॉइंट पे था जो आर्बिट्रेशन पॉइंट होते थे आर्बिट्रेशनल कोई क्लॉज था उसमें कहा गया कि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा क्लियरिफाई किया जाएगा बताया जाएगा तब ये प्रोसीड होगा For further clarify, if an arbitration involves a discrete and identifiable issue of foreign or international law, foreign lawyer may address or cross-examination strictly on that limited foreign law issue, provided that arbitral tribunal does not record that portion as evidence on oath within the meaning of Section 19(3) of the Arbitration and Conciliation Act 1996. And such participation does not extend to any Indian law issue. अगर अगर आर्बिट्रेशन कोई भी मुद्दा है जिस पे बात किया जा रहा है फॉर्म आया है तो वो भी इंटरनेशनल टॉपिक पे होना चाहिए अदर इंडिया के लॉ पे नहीं बात होना चाहिए देन आफ्टर इसमें कहा गया कि द परमिटेड स्फेयर ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फॉरेन लॉ रिमेन स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू नॉन लिटिगियस advisory work related to foreign law and international law and only in the manner within the duration permitted under Rule 8 Clause 5 fly in fly out or after due registration under the Bar Council of India regulatory framework. Foreign lawyer may advise or appear in international arbitration seated in India only to the extent the dispute involves questions of foreign or international law, where the governing law is Indian law or where
evidence is record on oath that may not appear or participate in advocacy function. अगर कोई भी चीज एविडेंस ऑन रिकॉर्ड हो रहा है या रिकॉर्ड ऑन ओथ हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा. The provision the provision applies equally whether the foreign law firm act directly or whether an Indian firm operate under its head, brand और group identity. वो foreign law firm तो prohibited हैं ही इस चीज में, और भारत के भी वो फॉर्म है जो ऑपरेट हो रहे हैं वो फॉरेन लॉ फॉर्म के या तो ब्रांड से या उसके लेटर हेड से या उसके ग्रुप आइडेंटिटी से, वो भी प्रोहिबिटेड है इस चीज में. इफ एन इंडियन फॉर्म्स होल्ड इटसेल्फ आउट ऑफ द पब्लिक एज पार्ट ऑफ फॉरेन लॉ फॉर्म और ग्रुप, then it substance it amount to practice of Indian law by that foreign form or group which is impersonal under the rules. उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट एडवोकेट्स एक्ट अप्लाई नॉट ओनली टू इंडिविजुअल एडवोकेट बट इक्वली टू कंपनीज, फॉर्म्स, एसोसिएशन और जुडिशियल पर्सन. If provision apply to an individual foreign lawyer, it apply equally to a foreign law firm, to a network styled as an association, and to any group of lawyer acting collectively, institutional entity and natural person who control, manage or facilitate such arrangement are all bound by the act and the rules, partners, etc. who are in the pith and substance involved in practice of law may therefore be held jointly and severally liable for violation. तो ये बहुत क्लियर पॉइंट कहा गया. ये हमारे एडवोकेट के लिए भी बहुत सीखने वाली चीज़ है इस पॉइंट पे कि आप अगर एडवोकेट हैं तो अगर ये इंडिविजुअल पे अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं, ये पूरे चीज़ पे अप्लाई हो रहा है. जैसे कंपनी हो गया, फॉर्म हो गया, एसोसिएशन हो गया, जुडिशियल पर्सन हो गया, कोई भी एंटिटी हो गई, नेचुरल पर्सन हो गया, सारे पे अप्लाई होता है. अगर वायलेट होगा तो वो लाइबल माना जाएगा, ज्वाइंटली और सेवरली लाइबल. Advocate discharge public function and are subject to the highest standard of the conduct. The court have held that the Advocate Act and the rules framed under Section 49 regulate not only the right of appearance in the court but also the discipline and organization of the profession. ये कहा गया कि सेक्शन 49 जो एडवोकेट एक्ट के बारे में बात कर रहा है वो सिर्फ राइट नहीं देता आपको अपेरेंस होने का कोर्ट में, बट ये आपको और भी राइट देता है आपको डिसिप्लिन रह के आपको प्रेजेंट होने का, आपको डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज तरीके से आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करने का, इस चीज का भी आपको राइट देता है. द ऑब्जर्वेशन अंडरलाइन दैट लॉयर मस्ट मेंटेन प्रोफेशनल डिसिप्लिन and avoid any arrangement or publicity that undermines fairness, transparency, or integrity of the representative institution of the bar. This principle extend equally to firms and collectives. Any collaboration or publicity that confers unfair advantage or circumvents the regulatory framework offends these standards. Firm information available in the public domain, certain law firms and advocate are prima facie found violating the Bar Council of India rules for registration and regulation of foreign law and foreign law firms India 2023. जो ये एक्ट लाया गया था, जो ये अमेंडमेंट लाया गया था, उसका पता चला कि बहुत जो लॉ फॉर्म है, जो एडवोकेट है, वो वायलेट कर रहे हैं इस चीज को. अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग और एक्शन अंडर द रूल्स बीइंग अंडरटेकिंग अगेंस्ट सच एंटिटी, जिसपे अब जो है अप्रोप्रिएट एक्शन ली जाएगी. The council has issued separate so-called notice to concerned entity and individual involved in these arrangement. जो इस तरह का अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो लॉ फॉर्म्स के साथ, जो फॉरेन लॉ फॉर्म है उनके साथ कोलैब करके, उनके हेड पे, उनके ऑर्गेनाइजेशन पे, उनके एसोसिएशन पे जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनके रिगार्डिंग है कि सो कॉज नोटिस उनको भेजी जाएगी, उन एंटिटी को बुलाया जाएगा. इस तरह का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो द नोटिस डायरेक्ट देम टू सबमिट कॉम्प्रिहेंसिव रिटन एक्सप्लेनेशन, फुल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द अरेंजमेंट एंड डिक्लेरेशन एज टू स्ट्रक्चर, ऑपरेशन, गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी डिस्क्लोजर. उनको अपना लिखित जवाब देना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को. फेलियर टू कंप्लाई में रिजल्ट इन प्रोसीडिंग अंडर द एडवोकेट 1961 एंड द रूल्स इंक्लूडिंग प्रोसीडिंग फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एडवोकेट एक्ट के अंदर अंदर और जो बीसीआई का रूल्स है उसके वायलेशन, उसके मिसकंडक्ट के लिए आपको लायबल माना जाएगा इस चीज के लिए. The council is also in the process of issuing so-called notice to other entities which appear similar placed. These matters are under consideration. No final view has been taken. Any continuance of professional or public activity under combined names or any similar structure without registration and approval from BCI will be inquired into. Persistence with such models may be considered as aggravating factors. The Bar Council of India reiterates that it has adopted a liberalized and transparent regulatory framework for entity of foreign lawyer and firm. They may practice foreign law और and international law in India after registration. अगर इस तरह का अगर foreign law है या international law है तो सबसे पहले इनको registration करना पड़ेगा BCI में. They may not practice Indian law और Indian law तो practice कर ही नहीं सकते हैं. और engage in litigation. The framework is designed
टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी। और ये फ्रेमवर्क किस लिए डिजाइन किया गया उसके बारे में बताया गया। द फ्रेमवर्क इज डिजाइन टू सेफगार्ड, बचाने के लिए, सोवरेनिटी ऑफ इंडियन लीगल प्रोफेशन while permitting law firm cross border cooperation. The council further reminds all advocate, हर पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन छुपी हुई है, बहुत हर पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स छुपे हुए हैं। हर लोग को इस ऑर्डर को, इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहिए, खासकर जो जजमेंट जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो जजमेंट है उसको भी पढ़ना चाहिए, और जो हाई कोर्ट से आया है रेट पिटिशन सिविल, उसको भी पढ़ना चाहिए। इस चीज को अगर आप फॉरेन लॉ पे अगर आप स्टडी कर रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं तो। The Council further reminds all advocate and law firm of their obligation under Chapter 2, Part 4 Rules of the Bar Council of India, which deals with the standard of professional conduct and equity. Rule 36 of the above referred rule prohibits soliciting and advertising continuous publicity through media, announcement, ceremonial launches, social media campaigns और ज्वाइंट ब्रांडिंग बियॉन्ड परमिटेड पर्टिकुलर्स अमाउंट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, जो कि क्लियर कहा गया है, ये आपके बीसीआई के रूल्स में भी है चैप्टर 2 पार्ट 6 में, कि अगर आप इस तरह का ब्रांडिंग कर रहे हैं, इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएगा आपके। The schedule to Rule 36 restrict public communication to basic information such as name, address, contact detail, enrollment, particular qualification, and area of practice in generic term, announcement of merge, launches, or combination that project a single integrated global platform in India, while invite scrutiny both under the BCI Registration and Regulation of Foreign Law Firm Act, which deals with the standard professional conduct and equity. The council has observed multiple public communication, including launch event in foreign linked entity, press release announcing membership in international network, and website portraying India office as part of single global firm. This will be assessed also under the principle of fifth and substance, where the content in substance advertise, solicit, or hold the integrated legal practice. It will be deemed to be treated as a violation. द काउंसिल अगर इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, आप कोलैब करके प्रेस रिलीज कर रहे हैं, इस तरह का आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो इस चीज का वायलेशन है। ये वायलेशन माना जाएगा बीसीआई के नॉर्म्स का, बीसीआई के रूल्स का। द काउंसिल विल एक्ट अकॉर्डिंगली अंडर द एडवोकेट 1961 एंड द रूल्स। Nothing in this press release affect the specific factual determination or pending clarification issued in individual cases. This press release serve as a general, regulatory, and public communication intended to reinforce uniform compliance. This press release and the earlier press release do not pronounce guilt. They record the issuance of so-called notice, with further so-called notice being in the pipeline, and clarify the regulatory position. It urges all advocate and law firm to audit their website, media announcement, and social media to remove prohibited contents. Clients and members of the public are advised to verify consonance with the rules and registration status of the firm claiming cross-border collaboration. Non-compliance after inquiry and finding may lead to reprimand, suspension, or removal from the sphere of what amount in fifth and substantive practice of law. Entities may face direction to cease such arrangement. Individual in control may face personal consequences. This clarification issued in the larger public and professional interest, ensuring consistency with the guidelines already provided earlier. तो ये जो हमारे सेक्रेटरी हैं बीसीआई के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमंतो सेन, उनके द्वारा ये प्रेस रिलीज जारी किया गया। इसको आप एक बार पढ़िएगा, इसको मैं आपके डिस्क्लेम में भी डाल दूंगा। आप डिस्क्लेमर से आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।